फैसलाबाद पुलिस में नवाजिशात की भरमार। फैसलाबाद पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 15 अफसरान एसएचओज की सीटों पर विराजमान। फैसलाबाद के 15 एसएचओज पर करप्शन के मुकदमा दर्ज हुए। मुलव्विस अफसरान में घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले शामिल। शहरियों को हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद करने वाले भी शामिल हैं। शहरियों को हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद करने वाले शामिल, जबकि 10 सालों में 54 अफसरान नौकरियों से बर्खास्त किए गए। संगीन जुर्म में मुलव्विस 4 एसएचओज को जेल की हवा भी खाना पड़ी। कई बासर अफसरान बाइज्जत बरी होकर नौकरियों पर बहाल भी हुए। बास ने तरक्की भी पाई और कई दोबारा एसएचओज तैनात हुए। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद पुलिस में नवाजिशात की भरमार। फैसलाबाद पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 15 अफसरान एसएचओज की सीटों पर विराजमान हैं। फैसलाबाद के 15 एसएचओज पर करप्शन के मुकदमा दर्ज हुए। मुलव्विस अफसरान में घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले शामिल। शहरियों को हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद करने वाले शामिल। शहरियों को हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद करने वाले शामिल हैं। 10 सालों में 54 अफसरान नौकरियों से बर्खास्त किए गए। कानून की नज़र में सब बराबर है, इस मकूला पर अमल करके जिंदा अक़वाम ने दुनिया भर में नाम पैदा किया, अपना आप मनवाया। मगर वतन अजीज़ में सूरत हाल बिल्कुल उलट है। फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में कानून की नज़र में सब बराबर नहीं है। कानून सिर्फ आम शहरी के लिए है। बाअसर अफराद और कानून नाफज करने वाला अदारा महकमा पुलिस फैसलाबाद इस मकूला से मुबर्रा नज़र आता है। यही वजह है कि पुलिस हुकाम ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 15 अफसरान को एसएचओ तैनात कर दिया है। फैसलाबाद के एसएचओ थाना खुलियावाला, कोतवाली, झंग बाजार, मंसूरा आबाद, साहियावाला, समनाबाद, सदर, चिकरीवाला, सत्याना, लुंडियावाला, तरखानी, निशाताबाद, डी टाइप कॉलोनी, सदर तानियावाला और एसएचओ थाना सिविल लाइन संगीन मुकदमात में नामजद रहे। मगर वो न सिर्फ महकमा में ही मौजूद हैं बल्कि स्टेशन हाउस ऑफिसर की अहम तरीन सीट पर भी बुराजुमान हैं। फैसलाबाद में तैनात क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल इन 15 एसएचओ में वो अफसरान भी शामिल हैं जिन पर करप्शन के मुकदमा दर्ज रहे। इनमें वो अफसरान भी शामिल हैं जो शहरियों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे। शहरियों को हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। फैसलाबाद में 10 साल के दौरान 54 एसएचओ को नौकरियों से बर्खास्त किया गया, जबकि 4 एसएचओ को संगीन जुर्म में मुलव्वस होने पर जेल की हवा भी खानी पड़ी। मगर उसके बावजूद ये बाअसर एसएचओ ना सिर्फ अपनी नौकरियों पर बहाल हुए बल्कि तरक्की पाकर दोबारा से एसएचओ भी तैनात होते रहे। फैसलाबाद पुलिस के 12% अहलकार क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल हैं। इसके बावजूद इन अहलकारों को न सिर्फ महकमा से फारग नहीं किया गया बल्कि अहम सीटों पर भी तैनात कर दिया गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 15 अफसरान को बतौर स्टेशन हाउस ऑफिसर भी तैनात किया गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अहलकारों को महकमा से फारग क्यों नहीं किया जाता, दोबारा से बहाल होकर अहम सीटों पर कैसे तैनात हो जाते हैं, इस हवाले से पुलिस हुकाम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से अगर कोर्ट से इत्तफाक ना करें फिर जाहिर है वो उसी तरह क्लीन है जिस तरह के बाकी लोग क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद उनको पोस्टिंग्स पे लगाना ना लगाना वो तो कमांड का जो है प्रेरोगेटिव है। उसमें से जो लोग जिनकी डिनोवो इंक्वायरी हो और दोबारा इंक्वायरी में महसूस हो कि ये लोग गिल्टी नहीं पाए गए तो उनको ज़रूर फिर किसी न किसी असाइनमेंट पे रखा जाता है। 10 साल के दौरान 54 पुलिस अफसरान जो एसएचओ तैनात थे उनको ना सिर्फ संगीन जुर्म पर नौकरियों से बर्खास्त किया गया बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ी। उसके बावजूद ना सिर्फ वो अपनी नौकरियों पर बहाल हुए बल्कि ओहदे भी संभाले और मराद भी हासिल करते रहे। ये बात ज़ाहिर करती है कि कानून सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए है। शायद पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार कानून से मुबर्रा हैं। जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं होगा। अरबाब इख्तियार को कानून सबके लिए बराबर करने के लिए संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। ये रिपोर्ट आपने देखी, ये अहम मसला है और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर और तैयब मकबूल मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। तैयब, सबसे पहले मैं आपसे आपकी जानिब आऊंगा और जानना चाहूंगा कि आपने काफी तहकीक की है, बताइएगा कितने अफसरान हैं फैसलाबाद पुलिस के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी ओहदों पर विराजमान हैं?
जब मुआशरों में ये असूल, ये स्लोगन चलता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन शायद वतन अजीज में और ख़ास तौर पर अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो ये स्लोगन यहाँ पर नज़र ही नहीं आता, इसका वजूद ही नज़र नहीं आता। अगर हम फैसलाबाद पुलिस की सिर्फ बात करें तो फैसलाबाद पुलिस के 12% अहलकार और उसमें जो अफसरान हैं, कांस्टेबल से और डीएसपी ओहदे तक के जो अफसरान हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल हैं। उनके खिलाफ करप्शन के, उनके खिलाफ लोगों को रिश्वत लेने के, तशद्दुद का निशाना बनाने के और इसी के साथ साथ लोगों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के मुकदमात दर्ज रहे हैं। वो एक बड़ी तादाद है, ये तकरीबन 1200 के लगभग अहलकार बनते हैं, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का 12% ही तकरीबन बनते हैं। इनके खिलाफ संगीन मुकदमात थे, इनमें ये डिसमिस यानी नौकरी से बर्खास्त भी हुए, उसके बाद इनमें से कुछ गिरफ्तार भी हुए, उनको जेल भी भिजवाया गया, जेल से उनको सजाएं भी, उसके बाद अदालतों में जब चालान पेश किए गए तो उनको सजाएं भी हुई, ये नौकरी से बर्खास्त भी किए गए। मगर उसके बावजूद ना सिर्फ ये किसी न किसी फोरम पर नौकरी से बहाल हो गए, बल्कि उसके बाद अहम ओहदों पर भी तैनात कर दिए गए। इस वक्त भी फैसलाबाद में मुहर्रर भी मौजूद है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद है और 15 SHOs हैं। इसी के साथ साथ एक चौकी इंचार्ज की बड़ी तादाद है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल हैं, जो ना सिर्फ नौकरी से बर्खास्त भी हुए, मुकदमा में मुलजमान रहे, लेकिन बहाल होने के बाद इस वक्त भी मराहत भी ले रहे हैं और प्रोटोकॉल भी का मजा भी वो ले रहे हैं। फैसलाबाद में अगर बात की जाए तो थाना खोलियांवाला, थाना कोतवाली, जंग बाजार, मंसूराबाद, साइयावाला, इसी के साथ साथ थाना समनाबाद, थाना सदर, टिकरीवाला समेत 15 ऐसे SHOs इस वक्त मौजूद हैं अपनी सीटों पर, जो मजे ले रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, जिनके खिलाफ संगीन मुकदमात दर्ज रहे हैं। अगर इस वजह से हमने जो पुलिस हुकाम से बात की थी, उनका कहना था कि इनको हम तो अपने तरफ से सजा दे देते हैं, लेकिन मुख्तलिफ फोरम ऐसे हैं जहाँ से ये दोबारा बहाल भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास चूंकि स्ट्रेंथ की कमी है, अफसरान की कमी है, हमारी ही मजबूरी होती है कि इनमें से जो कम सजा याफ्ता हो, जिनको कम सजाएं दी गई हो, उनको दोबारा लगाना हमारी मजबूरी बन जाती है। जी, आप हमारे साथ ये मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ रुख करते हैं। जी जफर डोगर साहब, किस तरफ फैसलाबाद पुलिस के ये अफसरान संगीन जुराम में मुलव्विस होने के बावजूद आला ओहदों पर फायज हैं और काम कर रहे हैं, क्या इस तरह इंसाफ मिलेगा? जफर डोगर साहब से राब्ता दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेंगे। तैयब मकबूल साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा, जानना यह चाहूंगा कि जिस तरह से आपने ये डिटेल बताई और ये मामलात इस तरह से चल रहे हैं, तो क्या अवाम को इंसाफ ऐसे मिलेगा? कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे एक फैसलाबाद में बड़ी प्रैक्टिस चल रही है कि अगर किसी गलती की वजह से, अगर जाती अनाज की वजह से किसी को 392 यानी डकैती या किसी चोरी के मुकदमा में नामजद कर दिया जाए, बाद अज़ां वो शख्स जो है उसमें बेगुनाह साबित भी हो जाए, बरी भी हो जाए, उसके बावजूद पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम बतौर रिकॉर्ड याफ्ता दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस बाकायदा रोजाना की बुनियाद पर उनको टारगेट ऑफेंडर का नाम देके रोजाना उनको आए रोज गिरफ्तार दोबारा करके तफ्तीश की जाती है। जिस इलाके का रहायशी वो शख्स होता है जो एक बार गलती से भी या जाती दुश्मनी की वजह से किसी मुकदमा में नामजद हो जाए, उसको बार बार उठा लिया जाता है। उसके इलाके में कोई भी चोरी डकैती मामूली भी हो तो उसी को ही गिरफ्तार करके तफ्तीश की चक्की में रवायती अंदाज में उससे तफ्तीश की जाती है। लेकिन दूसरी जानब ये बड़ा दोहरा म्यार है पुलिस अफसरान का कि उनकी अपनी इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार रिकॉर्ड याफ्ता है, टारगेट ऑफेंडर्स हैं, उनको ना सिर्फ बहाल भी किया जाता है, उनको अहम सीटों पर भी लगाया जाता है, वो प्रमोशन भी लेते हैं, वो मराहत भी लेते हैं और पूरे प्रोटोकॉल के मजे भी लेते हैं। इस हवाले से शहरियों में बड़ी एक बेचैनी भी पाई जाती है कि अगर उनमें गलती से भी कोई शख्स नामजद हो जाए तो वो ताहयात रिकॉर्ड याफ्ता ही रहता है। जब पुलिस चाहती है, सीनियर स्टाफ चाहता है, उसको उठा लिया जाता है। दूसरी जानब उठाने वाले भी वही पुलिस अफसरान और अहलकार होते हैं कि जो कि खुद उनके साथ जेल में बंद रहे होते हैं या खुद संगीन मुकदमात में मुलव्वस रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त वो चूंकि अहम सीटों पर लगे होते हैं और वो ही क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अहलकार जो है वो एक शरीफ बंदे को, रिकॉर्ड याफ्ता को दोबारा से उठाकर तफ्तीश कर रहे होते हैं। यही वजह है कि फैसलाबाद पुलिस में अगर देखा जाए, फैसलाबाद की हम बात करें तो पुलिस से शायद ही कोई शख्स इस वजह से राजी होगा क्योंकि कानून पुलिस की नजर में, पुलिस एक कानून नाफज करने वाला अदारा है, मगर इसके बावजूद इनकी नजर में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कानून और सिर्फ आम शहरी के लिए है, पुलिस अफसरान के लिए शायद कोई कानून नहीं है। अच्छा तैयब मकबूल, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने ये बड़ा मुफस्सल बताया, लेकिन क्या ये इस तरह से अवाम को, जिस तरह से वो आप बता रहे हैं कि एक दफा जिसके ऊपर मुकदमा दायर हो जाए, चाहे वो गलती क्यों ना हो, तो उसको घसीटा जाता है,
अब इसका हल क्या है? क्या इसके हवाले से कोई कंप्लेन की गई है, कोई अदालत के साथ रुजू किया गया है? जी देखिए, इसका हल तो यही है कि कुछ ऐसी कानून साजी होनी चाहिए, कुछ ऐसी SOPs तय होनी चाहिए कि एक बार अगर किसी क्रिमिनल मुकदमा में कोई पुलिस एहलकार जेल की हवा खा ले, उसको अदालत से सजा दे दी जाए, या अफसरान उससे कबल अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें, इंक्वायरी में उसको गुनाहगार करार दे दिया जाए, ये साबित हो जाए कि इसने रिश्वत वसूल की थी। यहाँ पर तो वो लोग भी तैनात हो चुके हैं, बड़ी अहम सीटों पर इस वक्त लगे हुए हैं, जिनको एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके उनको जेल भी भिजवाया गया, उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से बेल करा कर आए, महकमे से ठीक फारिग है, भी हुए। बहुत शुक्रिया। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि ये मामला अहम है और इस हवाले से बात करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि फैसलाबाद पुलिस के ये अफसरान संगीन जुर्म में मुलविस होने के बावजूद भी आला ओहदों पर काम कर रहे हैं, क्या ऐसे इंसाफ मिलेगा और दोहरा मयार रहेगा? बहुत ही की रिपोर्ट है तैयब मकबूल की, जिसमें ये बताया गया कि फैसलाबाद पुलिस के 12% एहलकार जो हैं वो किसी न किसी तौर पर मुकदमे में मुलव्वस हैं और उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। यानी औसतन हर 8वां जो पुलिस एहलकार है फैसलाबाद पुलिस का, और ख़ास तौर पे जो SHOs हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल निकले हैं। 54 के करीब जो एहलकार हैं, SHOs हैं, उनको पिछले 10 साल के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात का सामना रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के उन पर इल्ज़ाम है चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करने का, उन पर इल्ज़ाम रहा है करप्शन करने के, उन पर इल्ज़ामात रहे हैं कोई अशिया जो है ख़ास तौर पर जो मिसले मुकदमा होती हैं वो चोरी करने के, और इसके साथ साथ लोगों को मुल्ज़मान पर या शहरियों पर टॉर्चर करने के भी इल्ज़ामात रहे। इन तमाम इल्ज़ामात को लेके ये मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन कुछ जो एहलकार थे उनको सज़ाएँ भी हुई और कुछ एहलकार जो थे वो उनको जेल की हवा तक खाना पड़ी। लेकिन फिर दिलचस्प बात यह है कि वो फिर भी बाहर आ गए, सज़ाएँ उनकी ख़त्म हो गई और उन्होंने दोबारा से नौकरी शुरू कर दी। डिसमिसल के बाद भी बहुत सारे एहलकार जो हैं वो वापस आए और उनको अहम तैनातियाँ मिल गईं। ये हमारी फ़िक्र यह है कि किस तरह से एक डिसिप्लिन फोर्स जिसे कहा जाता है वो उसके एहलकार और हर 8वां एहलकार जो है वो जुर्म में मुलव्वस पाया जाता है। अब सज़ा ना होना या ये कि वो उनका बच निकलना, जुर्म की सज़ा ना मिल पाना, या बाज़ औक़ात कम वो बहुत ज़्यादा वो सुलह कर लेते हैं, मजबूर करते हैं, जो मुद्दई होते हैं उनको सुलह पर मजबूर करके केस ख़त्म करवा लेते हैं। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक ट्रेंड है कि फैसलाबाद पुलिस के 12% एहलकार जुर्म पेशा हैं, जुर्म में मुलव्वस रहे हैं, बाद में केसेस साबित हुए या नहीं हुए, या कुछ को सज़ाएँ मिली, कुछ को जेलें भुगतना पड़ी, कुछ को जेलें भुगतना पड़ी, कुछ को सजाएं मिली। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे और इसके अलावा तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे, जबकि ये मामला इस वक्त लटकता दिखाई देता है और यहाँ पर 15 पुलिस ऑफिसर जिनकी जो नवाजिशात हासिल कर रहे हैं और उनके ऊपर नवाजिशात की जा रही हैं। फैसलाबाद के 15 SHOs पर करप्शन के मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन वो इस वक्त चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने के बावजूद भी अपनी सीटों पर विराजमान हैं। आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद के सन्नती सेक्टर की तरफ रुझान मज़ीद बढ़ने लगा। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि फैसलाबाद के सन्नती सेक्टर की मुश्किलात दूर की जाएंगी। इस मामले पर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड भी पेश कर दी। मारूफ सनतकार खुर्रम मुख्तार कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी चाहिए है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद के सनती सेक्टर की तरफ रुझान मज़ीद बढ़ने लगा है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि फैसलाबाद के सनती सेक्टर की मुश्किलात दूर की जाएंगी। इसी मामले पर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड्स भी पेश कर दी हैं। मारूफ सनतकार खुर्रम मुख्तार कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी बनानी चाहिए है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद की सनती सेक्टर्स की तरफ रुझान मज़ीद बढ़ने लगा है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि फैसलाबाद के सनती सेक्टर्स की मुश्किलात दूर की जाएंगी और इसी मामले पर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड्स भी जो है वो पेश कर दी हैं और मारूफ सनतकार खुर्रम मुख्तार कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी बनानी चाहिए।
जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद के सनअती सेक्टर की तरफ रुझान मजीद बढ़ने लगा। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि फैसलाबाद के सनअती सेक्टर की मुश्किलात दूर की जाएंगी। इस मामले पर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड भी पेश कर दी। मारूफ सनतकार खुर्रम मुख्तार कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी चाहिए। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद के सनअती सेक्टर की मुश्किलात दूर हो जाएंगी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद के सनअती सेक्टर की तरफ रुझान। फैसलाबाद के सनअती सेक्टर की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फैसलाबाद में दरामदी ऑर्डर तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ती तलब देखते हुए सनअत व तजारत की वजारतों को हिदायत जारी। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड्स भी पेश कर दी। हमें फौरी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी बनानी चाहिए। सनतकार खुर्रम मुख्तार की जानिब से ये बात की गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद के सनअती सेक्टर की तरफ रुझान मजीद बढ़ने लगा। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि फैसलाबाद के सनअती सेक्टर की मुश्किलात दूर की जाएंगी। इस मामले पर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड भी पेश कर दी। मारूफ सनतकार खुर्रम मुख्तार कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद के सनअती सेक्टर्स की तरफ रुझान। फैसलाबाद के सनअती सेक्टर की मुश्किलात दूर की जाएंगी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। जबकि फैसलाबाद में दरामदी ऑर्डर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सनतकार खुर्रम मुख्तार साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम मुख्तार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम मुख्तार साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सनअती सेक्टर की तरफ, फैसलाबाद के सनअती सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ता दिखाई देता है। क्या समझते हैं कि किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए इस सेक्टर के लिए? प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है जी खुशाइंद है। और जैसा मैंने पहले कहा है कि हमें 5 इयर्स की टेक्सटाइल पॉलिसी चाहिए, जो कि बेसिक एक फ्रेमवर्क है और ये बेसिकली बिजनेसमैन को और पूरी टेक्सटाइल वाली चेन को क्लैरिटी देगा। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है और अगर ये लेटर एंड स्पिरिट में टेक्सटाइल पॉलिसी पास होती है, इम्प्लीमेंट होती है, तो दिस विल इंकरेज फर्दर इन्वेस्टमेंट। और जो हमारा गोल है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ लाने का, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करने का, वो इंशाअल्लाह पूरा होगा और हम 5 साल में अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को डबल कर पाएंगे। अच्छा खुर्रम मुख्तार साहब, सनतकारों की जानिब से ये भी शिकवा रहा कि उनको मुशावरत उनके साथ नहीं की जाती, कोई भी फैसला साजी के लिए वो कहते हैं कि हमें भी मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए। क्या कहेंगे कि इस वक्त किस तरह की पॉलिसी की जरूरत है? अब रुझान तो उनका हो चुका, लेकिन आपकी जानिब से क्या डिमांड्स हैं? बनाने का मौका दिया गया और इसमें तमाम जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन थी। तो ये जो ड्राफ्ट ईसीसी में कैबिनेट में जा रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर ने ही बेइंतहा मेहनत करके एहसन बशीर की सरबराही में इसे 1 साल के अंदर मुकम्मल किया है। तो प्राइवेट सेक्टर को हर जगह पे नुमाइंदगी दी जा रही है। अब जैसे एफबीआर की टेक्निकल कमेटी है, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, तमाम स्टेक होल्डर्स को, और जो मेजर हमारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सिटीज हैं सबकी नुमाइंदगी है। अच्छा खुर्रम मुख्तार साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान को बाहर से ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइंद है और वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसको सराहा है। अब इस हवाले से अब दूसरी तरफ लॉकडाउन की तरफ भी वो जो है वो मामलात जा रहे हैं और इसके लिए मैकेनिज्म जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये कोविड-19 है, इट्स न्यू नॉर्मल। जब ये फर्स्ट वेव आई थी तो उस वक्त ग्लोबली पैनिक था, बट अब यह है कि कोई पैनिक नहीं है। जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई, इसे पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट भी किया और रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा चैलेंज हमें नहीं आता और हम उम्मीद करते हैं कि इन अप्रैल में जब ये वैक्सीन मैसेज को दी जाएगी तो इंशाल्लाह ये इस वबा पे हम काबू पा लेंगे। अच्छा ये भी बताइएगा, जिस तरह से क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा भी किया, वज़ीर आला पंजाब ने भी कुछ दिन पहले फैसलाबाद का दौरा किया और अब ये नज़र भी आ रहा है, उनके दौरे के समरात भी नजर आना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद क्या समझते हैं कि वो जो उन्होंने ऐलान किया था उसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है? जी, अमल दरामद हो रहा है। बेसिकली 4 बड़े सेक्टर है ना जी। एनर्जी पैकेज है, टाइमली रिफंड्स हैं, रिडक्शन इन मार्कअप है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये 4 बड़े सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रीवैम्प हुई है हमारी इंडस्ट्री, और अब हमें कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। जो रीजनल कंट्रीज हैं उनसे वो दे विल फाइट बैक, उनसे टफ कंपटीशन है, तो हमें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज चाहिए। तो एज लॉन्ग एज वी आर कम्पिटिटिव वी विल कंटिन्यू टू ग्रो। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से वज़ीर आज़म की जो सनती टीम है, जिस तरह से वो भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, उनकी जानिब से आपके साथ कोई रवाबत कायम किए गए ताकि इस जो भी आपके मसाइल हैं उनका हल किया जाए? क्योंकि फैसलाबाद का पाकिस्तान की सनत इंडस्ट्री में एक बड़ा अहम किरदार है जो कि दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारी जो इकोनॉमिक टीम है जी, उनसे हमारा कंटिन्यूस डायलॉग रहता है। दे आर ऑल एक्सेसिबल, जिसमें रज़ाक दाऊद साहब, डॉक्टर हफीज शेख, हमाद अजहर साहब, असद उमर साहब और डॉक्टर वकार मसूद, इनसे कंटिन्यूस डायलॉग रहता है, और जो हमारे मसाइल हैं इनको ये हल भी करते हैं और रोड मैप भी देते हैं। यही वजह है कि ये इतना बड़ा टर्न अराउंड हुआ है इन द इंडस्ट्री, और द फ्यूचर लुक्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मारूफ सनतकार खुर्रम मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद के सनती सेक्टर की तरफ रुझान मजीद बढ़ने लगा है, और अपडेट में वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि फैसलाबाद के सनती सेक्टर की मुश्किलात दूर की जाएंगी, और इसी मामले पर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड्स भी पेश कर दी है। मारूफ सनतकार खुर्रम मुख्तार कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी बनानी चाहिए, और इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि पहले भी हम बात कर चुके, हमारे वो तमाम तर जो इकोनॉमिक टीम है वो एक्सेसिबल है हमारे लिए, और उनके साथ हम राब्ते में होते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ये फैसला खुशाइंद है। डिविजनल कमिश्नर साकिब मनान की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। डीसी मोहम्मद अली की जानिब से कमिश्नर को महकमों की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मीटिंग में डीसी के हवाले से दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की, और डिविजनल कमिश्नर का तमाम महकमों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। डिविजनल कमिश्नर का मजीद क्या कहना था जानते हैं मिर्जा रमजान से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान की सदारत में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें फैसलाबाद से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, असिस्टेंट कमिश्नर्स और इसके साथ साथ मुतलका महकमों के आला अफसरान और सरबराह भी मौजूद थे। इस हवाले से ये तारफी मीटिंग थी जिसमें मुतलका महकमों की जानिब से जो कारकर्दगी थी उसके ऊपर ब्रीफ किया गया। बताया गया सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबे काम कर रहे हैं। कश्मीर रिपोर्ट अंडरपास तकमील के करीब है, तो दीगर मनसूबों के ऊपर भी काम जो है वो तेजी से जारी है। ताहम कई एक जगहों पर फंड जो है वो एक बड़ी रुकावट हैं। सैप के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ साथ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और दीगर मुतलका प्रोग्राम्स के हवाले से भी मजमूई तौर पर ब्रीफ करते हुए बताया कि महकमाना काम जो है वो जारी हैं, तरक्याती काम और मनसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। इसके साथ साथ रेवेन्यू के मुतल्लिक़ बताया गया कि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो थी उनकी रिकवरी भी की गई है, और जो इस साल मुख्तलिफ मुद्दात में रिकवरी है वो भी बेहतर हुई है, और आने वाले दिनों में मजीद बेहतर अंदाज में महकमा रेवेन्यू जो है वो काम करेगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और इसके साथ साथ जो दीगर अलाइन डिपार्टमेंट हैं उनकी भी कारकर्दगी के ऊपर मजमूई तौर पर ब्रीफिंग दी, जिसके ऊपर कमिश्नर फैसलाबाद ने इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया कि सूरत हाल बेहतर है, इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है, और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि आने वाले दिनों में जितने भी तरक्याती काम हैं और मनसूबे हैं वो फंड्स की वजह से भी ताखीर का शिकार ना रहें। उनकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि अवामी फलाह के मनसूबे जो हैं वो बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। इस मौका पर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तमाम महकमों में बेहतर काम जारी है, आने वाले दिनों में आपकी सरबराही में मजीद बेहतर काम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। फैसलाबाद कमाद की फसल ज्यादा उगाने के लिए किसानों को आगाही देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से फसल की काश्त ज्यादा होने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। पहले 3 बड़े काश्तकारों को इनामात दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी आगाह कीजिएगा। महकमा ज़राअत तौसीअ की जानब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि कमाद की फसल में बेहतरी लाई जा सके, और इस सिलसिले में यहाँ पर पहले 3 जो उम्मीदवारान होंगे उन्हें नकद इनामात दिए जाएंगे, और जो ही कमाद की कटाई होगी वहाँ पर इनामात होंगे। और इसमें किसानों की जानब से कुरानदाजी जो यहाँ पर अप्लाई किया गया था उसकी कुरानदाजी महकमा ज़राअत तौसीअ के दफातर में हुई, और वहाँ पर उन उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया जहाँ पर महकमा ज़राअत तौसीअ के नुमाइंदे बाकायदा तौर पर उनकी फसलों को चेक करेंगे। फिर जो भी फसल बेहतर आई उसको यकम
उसको जो ही फसल की कटाई होगी उसको अव्वल दोम सोम के हिसाब से इनामात दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सीमेंट की कीमतों में इजाफा, कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक तबके ने शदीद परेशानी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का कारोबार चलने से ही मजदूर का रोजगार भी चलेगा। फजील अहमद रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली सरकार की हुकूमत में अपना घर बनाना भी मुश्किल होने लगा। सीमेंट की कीमत में इजाफा हो गया। फी बोरी 34 रुपए बढ़ गई। सीमेंट की बोरी 528 से बढ़कर 562 रुपए हो गई है, जिसकी वजह से घर बनाने का खर्चा पहले से बढ़ गया। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक ताजरों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन का कारोबार चला था। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग देने की कोशिश की, मगर माफिया हर जगह सरगर्म है। उन्होंने कहा कि सीमेंट की कीमत बढ़ने से कारोबार मुतासिर होंगे, जिसकी वजह से मजदूर का रोजगार भी मुतासिर होने का खदशा है। के जो है माफिया वहाँ पर भी सरगर्म अमल हुआ। उसने सबसे पहले सीमेंट को शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद अब रेट बढ़ाकर मार्केट में इन कर दिया, तो जिसकी वजह से हजारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए का इजाफा एक घर में हुआ, जो कि एक आम आदमी जो इस वक्त एक ही इंडस्ट्री चल रही थी कंस्ट्रक्शन की, जिसमें बुरहान आने का फिर खतरा पैदा हो गया। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक तबके की जानिब से सीमेंट की कीमतों पर काबू पाकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग देने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 50% मुलाजमीन की हाजिरी से मुतालिक अब हम दूर कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे असदार हुसैन से। जी असदार, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में तैनात मुलाजमीन की 50% हाजिरी से मुतलिक जो अबहम मुलाजमीन में पाया जा रहा था, उसे महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से दूर कर दिया गया और बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि क्योंकि कोरोना वायरस की वबा दूसरी लहर जो है वो देखने में नज़र आ रही है, इसलिए डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का 100% अमला यानी कि मुकम्मल जो अमला है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। ताहम जो दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो 50% मुलाजमीन ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए हस्पतालों में आएंगे, जबकि 50% जो अमला है वो घरों में रहकर काम कर सकेगा। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तैनात मुलाजमीन जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ का अमला शामिल था, तो इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि क्या डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ का भी 50% अमला ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा और बाकी जो 50% मुलाजमीन है वो घरों में रह सकेंगे। तो इस सिलसिले में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अब हम जो मुलाजमीन में मौजूद था उसे दूर कर दिया गया। सिर्फ दफ्तरों में तैनात जो मुलाजमीन जो कि दफ्तरी काम कर रहे हैं वही सिर्फ 50% मुलाजमीन हस्पतालों में आएंगे, दफ्तरी काम करेंगे और 50% मुलाजमीन घरों में रह के जो है वो दफ्तरी अमूर सर अंजाम देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असदार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया ने स्टेशन पर मुलाजमीन और मुसाफिरों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर और रेलवे का अमला जो है वो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए, इसी वाले से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया जो है अब वो मुतहरिक दिखाई देती है। सुपरिटेंडेंट फैसलाबाद रेलवे स्टेशन मकसूद की जानिब से जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर विज़िट किया गया है और यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनको तनकीद की गई है कि वो मास्क पहने और इसके साथ साथ मुलाजमीन को भी ये कहा गया है कि वो मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी और यकीनी बनाए। हमारे साथ इस वक्त स्टेशन सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि स्टेशन जो है ये इंतहाई यहाँ पर एक रश होता है मुसाफिरों का और मुलाजमीन भी होते हैं, और ज़रूरी जो है वो आपने कहा है कि मास्क पहने जाए यहाँ पर मुलाजमीन और मुसाफिरों को। यहाँ हमें हेडक्वार्टर से भी इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारे ऑफिसर्स की तरफ से भी, हमने अपनी तरफ से भी स्ट्रिक्टली इस पे अमल करवा रहे हैं। हमारे पुलिस का स्टाफ वो भी चेक कर रहा है और हम गाहे बगाहे अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। मैं खुद भी विज़िट करता हूँ कि ये सेकंड लेयर जो है इंतहाई ख़तरनाक है, इससे हमने बचना है और हमने अपना निज़ाम भी चलाना है इसको स्मूथली। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क पहन कर आएँ। हम बार बार मुसाफिरों से इल्तिमास करते हैं, तो हमारी ये कोशिश है। जो मास्क नहीं पहनते। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सोने की कीमत में मजीद कमी, फी तोला सोना 1000 रुपए सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोना 860 रुपए सस्ता हुआ। फी तोला सोना 1,10,000 का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 93,300 रुपए का हो गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे फसील अहमद से। जी फसील, बताइएगा सोने के रेट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में आज फिर 1000 रुपया कमी वाक़या हो गई है, जिसके बाद फ़ी तोला सोना सराफा मार्केट में 1,10,000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके बाद 10 ग्राम सोने की
बात की जाए तो 10 ग्राम सोने की कीमत 860 रुपये कम होकर 94,300 रुपये रह गई है। और कीमतें कम होने की वजह से जो सुनार हैं उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से कारोबार जो हैं वो चल पड़ेंगे। सोने का कारोबार करने वाले हजरात मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? सोने की कीमत कल भी कम हुई थी 2000, आज 1000 रुपया मजीद कम हो गया। बहुत अच्छा है, अगर अल्लाह करे रेट और नीति आता है हमारे काम में और बेहतरी आएगी, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा काम हमारा स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जितना इंशाल्लाह रेट नीचे आएगा बहुत बेहतरी अल्लाह ताला करेंगे और काम भी चलेगा और बेहतरी भी नज़र आएगी आपको। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कीमतें नीचे आ रही हैं तो सोने का जो कारोबार है वो भी चलेगा, और आइंदा भी ये उम्मीद की जा रही है सराफा मार्केट के ताजरों की जानिब से कि इंशाल्लाह जो सोने के रेट्स हैं वो कम होंगे, डॉलर्स भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत नीचे। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।